हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगारविद अनुभव में। साथियों, आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं भारत का संवैधानिक इतिहास, जो कि अभी तक चल रहा है और आपने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत हमने ये पढ़ा कि कंपनी पर अब धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी शक्तियों को कम किया जा रहा है। इसी संबंध में हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और 1853 के एक्ट तक आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो भी हमारे साथी जुड़ गए हैं, ये सबसे पहले फटाफट एक बार इस वीडियो को अपने सभी साथियों में, सभी ग्रुप्स में शेयर कर देंगे और फिर जल्दी से हम क्लास को शुरू करने वाले हैं। अभी तक हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए ये क्लासेस आपकी शुरू हुई और थोड़ी तबीयत बिगड़ जाने की वजह से हल्का सा गले में खराबी थी, तो उस वजह से 3-4 दिन आपकी क्लास नहीं आ पाई। उसके लिए सभी साथियों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। और अब फिर से हम आज से बहुत अच्छे से अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं और डेली आपको पता है कि मंडे टू फ्राइडे आपको ये क्लासेस सुबह 9:45 पर आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है। और आपके जो भी कुछ डाउट्स हुआ करें तो आप कमेंट के माध्यम से भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अन्यथा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और आपके जो भी प्रश्न हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, वो आप लिख करके डालें। आपको जल्दी से जल्दी उन डाउट्स को क्लियर कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है साथियों, एक बार फटाफट शेयर कर देंगे इस सेशन को और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। पढ़ते हैं 1781 का सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट एक्ट इसमें कुछ साथियों बहुत कुछ खास नहीं हुआ। ठीक है। इसमें बस इतना कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नर जनरल के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिखा था, पहला पॉइंट लिखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो गवर्नर के गवर्नर जनरल हो गया था ना, हाँ, गवर्नर जनरल के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि जो 1781 का सेटलमेंट एक्ट आया उसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नर जनरल के जो भी कार्य होंगे उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। और यहीं पर आप एक इम्पोर्टेंट लिख करके एक नोट्स डालेंगे, लिखेंगे कि भारतीय संविधान में कार्यपालिका न्यायपालिका का लिखेंगे, न्यायपालिका, ये इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे, न्यायपालिका
का कार्यपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का पृथक्करण यहीं से लिया गया। ठीक, यहीं से लिया गया। अच्छा, क्या कोई साथी ये बता सकता है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण है, या हम यूं कहें कि न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है वो किस अनुच्छेद के तहत अलग अलग होती हैं? तो क्या कोई हमारा साथी ये इसका जवाब दे पाएगा? चलिए आपको हम 10 सेकंड देते हैं और क्वेश्चन हमारा ये है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों किस अनुच्छेद के द्वारा अलग होते हैं? आपको 10 सेकंड देते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपना जवाब दीजिए। चलिए, ठीक है, चलिए हम बता देते हैं। भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण है, ये आर्टिकल 50 के तहत, ठीक है, यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से आर्टिकल 50 जो है वो अलग करता है। आप चाहें तो इसे इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट जो था, ये किसके नाम पर आया था? ये आया था उस समय ब्रिटिश पीएम विलियम पिट द यंगर, विलियम पिट द यंगर के नाम पर आया, के नाम पर आया। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि यह बिल या एक्ट जो भी आप लिखें, फॉक्स बिल में संशोधन करके, फॉक्स बिल में संशोधन करके लाया गया था। ठीक है, संशोधन करके लाया गया। अच्छा, अब आपके मन में ये विचार आया होगा कि आखिर ये फॉक्स बिल क्या था। इस समय 1784 में दरअसल जो ब्रिटेन में सरकार थी वो एक गठबंधन की सरकार थी, जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ एनडीए की गठबंधन सरकार है, यानी कि बीजेपी और उसके घटक दल जिसको एनडीए कहा जाता है, उसकी मिलकर के भारत में, चूंकि आपको पता है कि बीजेपी ने अपने दम पर या सेल्फ जो बहुमत था उसको प्राप्त नहीं किया, और फिर क्या किया, इन्होंने अपने घटक दलों से मिलकर के सरकार बनाई लोकसभा में। उसी प्रकार से जो उस समय ब्रिटेन में थी वो नॉर्थ प्लस फॉक्स,
इन दोनों की जो थी वो ब्रिटेन के अंदर गठबंधन की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। ठीक है, हालांकि ये नॉर्थ और फॉक्स की फिर सरकार टूट भी गई थी। ठीक है, तो इस समय जो ब्रिटिश पीएम थे वो विलियम पिट द यंगर थे, उन्हीं के नाम पर ये आया पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, और ये बिल जो था ये फॉक्स बिल में संशोधन करके लाया गया। ठीक है, इतना आपने जाना। फिर आपको बताएं इसमें हुआ क्या। इसमें कंपनी के व्यापारिक व राजनैतिक कार्य बांट दिए गए। समझ रहे हैं, अभी समझाते हैं। ठीक है, मतलब हुआ क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये अब कंपनी का मतलब आप यही समझेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे और राजनीतिक कार्य थे वो बांट दिए गए। किया क्या गया, आपको शुरू में ही बताया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, और आपको यह भी बताया था कि डायरेक्टर्स की नियुक्ति कौन करेगा, या उनका जो है चयन कौन करेगा, उनको चुन करके कौन भेजेगा। आपको बताया था कि जो भी शेयर होल्डर होंगे, और कैसे शेयर होल्डर, जिन्होंने कंपनी में 1000 पाउंड या उससे अधिक का निवेश किया होगा वही वोट डाल सकते थे, उन्हीं को मत देने का अधिकार था। तो हुआ क्या कि जो व्यापारिक कार्य थे वो तो देखेगी बीओडी, वीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें यहां पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इस बीओडी में कुल कितने सदस्य थे, तो शुरू में ही आपको बताया था इसमें 24 मेंबर थे। ठीक है, यानी कह दिया है भैया जो व्यापारिक कार्य देखेगा वो देखेगी बीओडी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और कहा गया जो राजनीतिक कार्य देखेगी वो देखेगी वीओसी, वीओसी। और अगर आप लिखना चाहें इसकी फुल फॉर्म तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें कहा गया, हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सॉरी माफ कीजिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो होगी वो राजनीतिक कार्य देखेगी, और इसमें जो कुल मेंबर होंगे वो 6 मेंबर होंगे, 6 मेंबर होंगे। और इसका जो चीफ होगा, चीफ या कहें अध्यक्ष जो होगा, अध्यक्ष जो होगा वो कोई ना कोई ब्रिटिश मंत्रिमंडल का मंत्री होगा, यानी कि वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य। ठीक है, अच्छा, इन्होंने एक चीज और कहा, इन्होंने कहा कि जो गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल यानी कि हम लिख रहे हैं जीजी, समझ जाएंगे आप, गवर्नर जनरल होगा किसी राजा के साथ, किसी राजा के साथ संधि या युद्ध, संधि हाँ या युद्ध बिना अनुमति के नहीं कर सकता, बिना
अनुमति के नहीं कर ठीक है। आपके समझ में आया कि अब तक हमने क्या पढ़ा कि अब इसमें कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य बांट दिए गए। जो आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगी 24 मेंबर होंगे, वो तो भैया आपके व्यापारिक कार्य देखेगी, और फिर होगी आपके पास बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये आपके राजनीतिक कार्य देखेगी। और ये जो राजनीतिक कार्य होंगे, ये जो आपकी बीओसी होगी, इसमें 6 मेंबर होंगे, और इन 6 मेंबर का जो चीफ होगा वो कौन होगा? वो होगा ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। अच्छा, फिर इन्होंने और एक चीज कही, इन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल किसी राजा के साथ संधि या युद्ध बिना अनुमति के नहीं कर सकता। और इन्होंने एक चीज कही, और लिख लीजिएगा, फिर मैं पूरा आपको समझा देता हूं। इन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र अब ब्रिटिश भारत कहलाएगा। अब ब्रिटिश भारत ब्रिटिश भारत कहलाएगा। अच्छा, हुआ क्या, इन्होंने क्या, हमने आपको शुरू में बताया था कि ब्रिटेन क्या वास्तव में एक बहुत महान देश था, बहुत रईस देश था, विकसित देश था? तो हमने आपसे कहा था नहीं, ये चोर और लुटेरों का देश था। यही तो हमने आपसे कहा। ये और यही ये कारण था, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ रही है, आपको हमने क्या अभी पीछे पढ़ाया कि उड़ीसा, मद्रास, बंबई, इन सब में पहले फारूकसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति दे दी। फिर उसके बाद 2 संधियां हुई 1765 में, इलाहाबाद की संधियां। उससे इन्होंने बंगाल की जो दीवानी थी शाह आलम द्वितीय से छीन ली संधि के तहत। तो ये युद्ध कौन सा था? बक्सर का युद्ध था 1764 का, 31 अक्टूबर 1764। तो ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं, बस आपको एक बार माइंड में डालने की कोशिश करें कि ये सब हमने पढ़ा, वहां से आपको क्ल्यू मिल सके, आप समझ सकें, आप एक समझ विकसित कर सकें कि हाँ, कि अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ताकतवर हो रही थी। और हमने क्या कहा कि ये सब लुटेरों के देश थे, ये गरीब देश थे, भुखमरी से जूझ रहे यूरोपीय देश थे, उनमें से एक ब्रिटेन था। तो अब वहां के क्राउन को, वहां के राजा को क्राउन कहा जाता था, ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, शासन को। तो अब वहां ब्रिटिश क्राउन को यह डर सताने लगा कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये भारत में अपने पैर पसार रही है और शक्तिशाली हो रही है, क्योंकि ये टैक्स भी देते थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपको बताया कि 15 साल के लिए महारानी एलिजाबेथ ने भेजा, फिर जेम्स ने अकबर के दरबार में भेजा। तो ये सारी चीजें आपको हमने बताई। अब उनको डर सताने लगा था कहीं ऐसा न हो ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पावरफुल हो जाए कि ये कह दे कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे, और ये जिस तरह से भारत में विजय प्राप्त कर रही है, अपनी शक्तियों को बढ़ा रही है, कहीं ऐसा न हो कि ये हम पर ही अटैक कर ले। क्योंकि बिजनेसमैन थे, अब उन्हीं का शासन हो जाए, तो ये डर अब धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन को सताने लगा था। और अब धीरे धीरे भारत में भी आवाजें उठने लगी थी, धीरे धीरे जनता इनकी चालाकियों को समझने लगी थी। और इसीलिए इन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो क्षेत्र अर्जित किया वो ब्रिटिश भारत कहा जाएगा। ये सारी चीजें आपको पढ़ें, इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अच्छा, फिर क्या बात हुई? फिर बात ये हुई कि भैया गवर्नर जनरल की जो सहायता के लिए जो परिषद बनेगी, गवर्नर जनरल की जो परिषद बनेगी, परिषद, इसमें भैया 3 सदस्य होंगे, 3 सदस्य होंगे, और इन 3 सदस्यों में से एक सेना प्रमुख होगा। ठीक है, एक सेना प्रमुख होगा। यानी कि जो गवर्नर जनरल की परिषद होगी उसमें 3 सदस्य होंगे, उन्हीं 3 सदस्यों में से एक जो होगा वो सेना प्रमुख होगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि अन्य जो प्रांतीय गवर्नर थे, अन्य प्रांतीय गवर्नरों के लिए, प्रांतीय गवर्नरों के लिए परिषद में भी कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य होंगे, 3 सदस्य होंगे, ये कहा गया। और कहा गया कि गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों की विफलता पर उन्हें बर्खास्त कर सकता है। गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों की विफलता पर उन्हें बर्खास्त कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले तो पिट्स इंडिया एक्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फिर वही समस्या है कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, ताकि जो पहले लिखा वो आपको फिर से मैं दिखा सकूं, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं मौखिक रूप से आपको बता दें। तो आपको फिर से हम रिवाइज करा देते हैं फटाफट। पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो वहां के जो ब्रिटिश पीएम थे विलियम पिट द यंगर के नाम पर आया, और वो फॉक्स बिल में सुधार करके लाया गया। और फॉक्स बिल क्या था? नॉर्थ और फॉक्स की जो मिली जुली सरकार थी और उसकी जो नियम शर्तें जो उन्होंने कानून बनाए थे वही फॉक्स बिल था, उसमें सुधार करके लाया गया। इसमें क्या किया गया? कंपनी के राजनैतिक और व्यापारिक कार्यों को बांट दिया गया। व्यापारिक कार्य को जो देखेगी वो बीओडी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेगी, जिसमें 24 सदस्य होंगे। उन 24 सदस्यों को नियुक्त कौन करता था या उनका चयन कौन करता था? वो निवेशक करते थे या शेयर होल्डर कहें करते थे, और वो शेयर होल्डर मताधिकार उनको था जिनका 1000 पाउंड या उससे अधिक शेयर था कंपनी में। सॉरी। फिर हमने बात की कि जो राजनैतिक कार्य थे वो बीओसी देखती थी यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, और उसमें 6 सदस्य थे। ठीक है, और उन 6 सदस्यों में यानी कि बीओसी का जो प्रमुख होता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। इतना हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि गवर्नर जनरल की जो परिषद होगी उसमें भैया 3 सदस्य होंगे, और ये जो 3 सदस्य होंगे उसमें एक सेना प्रमुख होगा। फिर हमने पढ़ा कि अन्य प्रांतीय गवर्नरों के लिए भी एक परिषद होगी और उसमें भी 3 सदस्य होंगे। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों की विफलता पर उन्हें बर्खास्त कर सकता है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि अब गवर्नर जनरल किसी भी राजा के साथ संधि या फिर किसी भी राजा के साथ युद्ध बिना अनुमति के, और अनुमति किसकी लेगा? क्योंकि राजनीतिक कार्य इस समय बीओसी देख रही है, तो बीओसी की इनको अनुमति लेनी होगी। ठीक है, तभी ये कुछ कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि अब जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब तक भारत का क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र जो अर्जित किया है उसको अब ब्रिटिश भारत कहा जाएगा। इतना हमने इसमें पढ़ लिया। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं 1786 का एक्ट। सत्रह सौ छियासी का एक्ट।
ठीक है। 1786 के जो एक्ट में कहा गया कि जो भैया गवर्नर जनरल है, क्या, जी, ठीक है, गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद का निर्णय जो है वो निरस्त कर सकता है। परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता है, निरस्त कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें कहा गया कि अब गवर्नर जनरल ही यानी कि जीजी ही सेना प्रमुख होगा, सेना प्रमुख होगा। अभी हमने आपको 1784 के एक्ट में क्या बताया था कि भैया गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद होगी, यही तो हमने आपको बताया था। और वो परिषद जो होगी उसमें 3 सदस्य होंगे और उसमें एक जो है वो सेना प्रमुख भी होगा, उन्हीं में से एक। लेकिन अब 1786 के एक्ट में क्या कह दिया गया कि गवर्नर जनरल जो है वो विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद जो भी निर्णय लेगी उसको निरस्त कर सकता है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अब जो सेना प्रमुख होगा वो गवर्नर जनरल ही होगा, ठीक है। अब चलिए, इसमें फिलहाल इतना ही था और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1793 के एक्ट की। ठीक है, 1793 के एक्ट की हम लोग बात करते हैं। यहां पर क्या हुआ, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का EIC का लाइसेंस 20 वर्ष के लिए 20 वर्ष 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। साथ ही साथ ये कहा गया, जो हमने आपको क्या बताया था कि 1784 के एक्ट में BOC जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर वो राजनीतिक कार्य देखेगी। तो अब यहां पर ये कहा गया कि BOC जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो वेतन है का वेतन भारतीय राजस्व से जाएगा, भारतीय राजस्व से जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने क्या कहा था कि BOC में कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। उन 6 सदस्य का प्रमुख कौन था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होगा, वो प्रमुख होगा। और अब इसका जो वेतन, उन 6 सदस्यों का जो वेतन जाएगा वो भारतीय राजस्व से जाएगा, ठीक है। इसमें ये बात की गई। साथ ही साथ इसमें यह कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हर वर्ष, हर साल या प्रतिवर्ष लिख सकते हैं, हर साल ब्रिटिश सरकार को 5 लाख रुपए देने होंगे, ब्रिटिश सरकार को
5 लाख रुपए देने होंगे। ठीक है। अब 1793 के एक्ट में 2 प्रमुख चीजें थी कि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लाइसेंस था वो भैया 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, और उसके बाद में ये कहा गया कि भैया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो होगी, बीओसी होगी, उसका वेतन भारतीय राजस्व से जाएगा। और साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार ने ये कह दिया कि भैया अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हर साल हमको 5 लाख रुपए टैक्स के रूप में देने ही देने होंगे। इतनी बात हमने इस एक्ट में कर ली। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1813 के एक्ट के बारे में। ठीक है, 1813 के एक्ट के बारे में। ठीक, 1813 के एक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें हुआ क्या 1813 के एक्ट में, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। ठीक है, समाप्त कर दिया। लेकिन एकाधिकार तो समाप्त कर दिया, लेकिन इन्होंने कहा कि चाय प्लस चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। साथ ही साथ इसमें क्या हुआ, ईसाई मिशनरियों को, मिशनरी का मतलब होता है प्रचारकों को, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार, धर्म के प्रचार की छूट दी गई। अच्छा, यहीं पर लिखें, इसी बीच में जो भारत की पहली चर्च खुली, भारत की पहली चर्च, भारत में जो पहली चर्च खोली गई वो बनी भैया हमारी थी सेंट थॉमस, हाँ, सेंट थॉमस चर्च। ठीक है, और ये थी केरल में। अच्छा, लेकिन अगर बात करें भारत में यूरोपियन शैली की पहली चर्च, भारत में यूरोपियन शैली की प्रथम चर्च, ये भैया हमारी जो थी
ये 1508 में 1508 में त्रिशूर, जो कि केरल में ही है, त्रिशूर में, और इसका जो नाम था वो था सेंट फ्रांसिस चर्च, सेंट फ्रांसिस साथ ही साथ इसमें भैया ये कहा गया 1813 के एक्ट में कि प्रतिवर्ष ₹1,00,000 ₹1,00,000 जो है वो भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। ₹1,00,000 भारतीयों की शिक्षा पर खत्म किए जाएंगे। ठीक है। 1813 के एक्ट में भैया ये कहा गया कि सबसे पहले तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका व्यापारिक एकाधिकार ही समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन में जो है वो इसका एकाधिकार बना रहा। फिर उसके बाद साथ ही साथ ये कहा गया कि जो भी ईसाई धर्म प्रचारक हैं वो भारत में धर्म प्रचार कर सकते हैं, इसकी छूट दे दी गई। और इसी बीच जब ईसाई मिशनरियों को यहाँ छूट दी गई तो भारत की पहली चर्च जिसका नाम सेंट थॉमस चर्च है वो केरल में खोली गई, क्योंकि इनका प्रभाव उधर साइड में था ही सबसे ज्यादा। ठीक है। फिर भारत में यूरोपियन शैली की जो प्रथम चर्च खोली गई वो 1508 ईस्वी में त्रिशूर, जो कि केरल में ही पड़ता था, और त्रिशूर पूरम एक यहाँ का त्योहार भी है, वो हम जब स्टैटिक जीके पढ़ रहे होंगे तो उसमें जानेंगे। ठीक है। तो और उस चर्च का जो यूरोपियन शैली में बनी प्रथम चर्च वो सेंट फ्रांसिस चर्च थी, और 1508 में वो उसका निर्माण हुआ। अब साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि भैया ₹1,00,000 जो है वो प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। इतना हम लोगों ने जाना, और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1833 के एक्ट के बारे में। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को यह भी लग रहा होगा कि आज कुछ जल्दी में ही पढ़ा रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि बहुत ज़्यादा समय न लगाएं, और ये शिकायत भी रही और जो सजेशन भी मिले उसके तहत कि वीडियो को ज़्यादा लंबा न किया जाए। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा आप लोगों को सुविधा महसूस होगी वैसा ही कार्य किया जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और चूंकि 4-5 दिनों का, लगभग 4 दिनों का गैप भी रहा, क्लासेस नहीं हो पाई, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके उसको भी हम एडजस्ट कर रहे होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं 1833 के एक्ट के बारे में। अच्छा, 1833 का जो एक्ट था इसमें भैया कह दिया गया कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पूरे भारत के लिए विधि या कानून बनाएगी। परिषद पूरे
भारत के लिए विधि बनाएगी, विधि प्रांतीय गवर्नर प्रांतीय गवर्नरों से कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई, कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई। ठीक है, साथ ही साथ अब किया क्या गया, पहले हमने आपको बताया था, अच्छा रुक जाओ, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य होंगे, कि परिषद में जो होंगे वो 4 सदस्य होंगे। अच्छा, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद में अब 4 सदस्य होंगे, लेकिन पहले गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे और कितने बढ़ाए गए? आपको 10 सेकंड हम देते हैं और आप बताइए कि आखिर अब 4 सदस्य हैं और पहले जीजी यानी गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे। जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। तो पहले जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, इसमें कुल 3 सदस्य होते थे और उसमें भी सबसे पहले क्या था कि भैया 3 सदस्य होंगे, उसमें एक जो होगा वो क्या होगा, सेना प्रमुख होगा, और बाद में कहा गया कि भैया अब गवर्नर जनरल ही सेना प्रमुख होगा। अच्छा, इसमें जो चौथा सदस्य जोड़ा गया, इसमें कहा गया कि जो चौथा सदस्य होगा, फोर्थ मेंबर जो होगा वो क्या होगा, वो कानून का ज्ञाता होगा, वो कानून का ज्ञाता होगा। ठीक है, जो गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य जोड़ा गया और उससे कहा गया कि भैया ये कानून का ज्ञाता होगा, यानी कि लॉ होल्डर होगा। ठीक है, साथ ही साथ अब हुआ क्या, यहां पर प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, प्रथम विधि आयोग, प्रथम विधि आयोग। और ये प्रश्न आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे और ये आपकी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ, तो वो हुआ था 1834 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में। और इसका जो अध्यक्ष था वो था मैकाले, डॉग मैकाले जो अध्यक्ष था वो था मैकाले। अच्छा, फिर प्रश्न आपके मन में ये आता होगा कि स्वतंत्र भारत का जो प्रथम विधि आयोग था, उसका भी तो भाई विधि आयोग अगर पहले बना है तो स्वतंत्र भारत में भी बना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट नोट करेंगे और लिखेंगे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग का गठन जो हुआ वो 1955 में, 1955 में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल, बहुत बड़ा नाम है, मोतीलाल चिम्मनलाल। ठीक है, चिम्मनलाल
चिमन लाल शीतलवाड़, ठीक है, शीतलवाड़। अच्छा, हाल ही में, अब ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए और आप ये बताएंगे कि हाल ही में किस नंबर के विधि आयोग का गठन किया गया, आप ये हमको बताएंगे। फिर से आपको हम 10 सेकंड आपको देते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आखिर इस समय किस नंबर के विधि आयोग का गठन किया गया। आप जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलिए लिखते हैं, इस समय हाल ही में जो है 23वें विधि आयोग का गठन किया गया, तो लिख लेते हैं 23वें विधि आयोग का गठन, ठीक है, 23वां विधि आयोग। इसके जो अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष वो होंगे बीपी सिन्हा, और ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, विधि आयोग का कार्य क्या होता है? कानूनों को आकलन करना, या फिर इस समय वर्तमान स्थितियों को देख करके किस कानून, कौन सा कानून बने जिससे कि समाज का हित हो सके, संविधान में व्यवस्था, माफ कीजिएगा, देश में व्यवस्था कायम रह सके। तो यही सब कार्य होते हैं विधि आयोग के, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, और जो भी बातें शेष हैं, जो भी पॉइंट शेष हैं, वो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, अच्छा हुआ क्या कि यहाँ पर कंपनी का जो व्यापार था, यहाँ पर कंपनी का के व्यापारिक कार्य, के व्यापारिक कार्य पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। साथ ही में कंपनी को प्रशासनिक कार्य सौंप दिए गए, कंपनी को प्रशासनिक कार्य सौंप दिए गए, सौंप दिए गए। साथ ही साथ इसमें हुआ कि सिविल सेवा भर्ती में, सिविल सेवा भर्ती में खुली छूट सिविल सेवा में खुली भर्ती कराने का प्रयास किया गया, खुली भर्ती
करने का प्रयास किया गया, कामा जाति लिंग धर्म, जाति लिंग धर्म रंग, कामा निवास स्थान, के आधार पर भेदभाव नहीं किया होगा। निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इस नियम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इस नियम का ईस्ट इंडिया कंपनी ने विरोध किया, इसलिए यह लागू नहीं हो पाया, इसलिए यह लागू नहीं हो पाया। साथ ही साथ यहाँ पर क्या हुआ कि 1833 एक्ट के ही द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन हो गया, के द्वारा दास प्रथा पर दास प्रथा का अंत साथ ही साथ बंगाल दास निर्यात पर रोक लगा दी गई। ठीक, हमने 1833 के एक्ट के बारे में इतना पढ़ा समझा कि कंपनी के व्यापारिक कार्यों को पूर्णतः समाप्त भी कर दिया गया और कंपनी के जो प्रशासनिक कार्य थे वो सौंप दिए गए। कहा कि अब आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। कंपनी से ये कहा गया इस एक्ट में कि भैया आप व्यापारिक कार्य नहीं करेंगे, आप व्यापार नहीं करेंगे, दूसरों को मौका दें, आप प्रशासनिक कार्य देखेंगे, ये कह दिया गया। और कहा गया कि भैया इसमें प्रयास किया गया कि सिविल सेवा में जो खुली हुई भर्ती है उसका प्रयास किया गया, कराई जाए। और कहा गया कि जाति लिंग धर्म रंग या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इन नियमों का ईस्ट इंडिया कंपनी ने विरोध किया और ये नियम लागू नहीं हो सका। साथ ही साथ 1833 के एक्ट द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया गया। अच्छा, दास प्रथा का अंत तो यहाँ पर हो गया, लेकिन सबसे पहले बंगाल में क्या होता था, बंगाल में दासों की एक मंडी लगा करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दास की मंडी कैसे, मतलब जैसे सब्जी मंडी, बस बिल्कुल सेम इसी तरीके से। होता क्या था कि वहां पर हट्टे कट्टे युवकों को, और ये क्या क्या होता था, आपने सुना होगा, पहले एक सीरियल भी आता था उड़ान शायद, तो उसमें बंधुआ मजदूरी को दिखाया गया था। होता क्या था कि जैसे किसी व्यक्ति ने किसी अमीर से या कहें किसी सेठ से या साहूकार से कर्जा लिया, और कर्जा लिया 10% या 20% के ब्याज पर। अब इस समय तो बहुत ज़्यादा अब उपज भी होने लगी, बहुत सारी सुविधाएं हो गई, सरकार भी प्रमोट कर रही है, और नई नई अच्छी अच्छी किस्म के जो है बीज भी मिलते हैं, तो अच्छी दर में, मतलब गेहूं मक्का ये सब होता है। पहले ये सब भी नहीं होता था, और हर जगह ढपली चला करती थी, तो मतलब बैल चला करते थे। हमने भी नहीं देखे हैं, लेकिन हमने अपने
पिताजी से और जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे सुना कि तो बैल जो था वो चक्कर लगाता था और कुएं से पानी भर के आता, धीरे धीरे खेतों में लगता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना समय लगता होगा और कितनी मुश्किल थी उस समय खेती करना। तो किसी साहूकार से किसी व्यक्ति ने कर्जा लिया 10% या 20% के ब्याज पर, लेकिन उस पर क्या किया कि उसने उस कर्ज को नहीं चुका पाया, या वो उस कर्ज के जो ब्याज बन रहा है, जो इंटरेस्ट बन रहा है, उसको चुकाने में सक्षम नहीं है। तो फिर उससे साहूकार ने कहा कि भैया देखो ठीक है, हम आपको 1 लाख रुपए तो देते हैं या हम आपको 50,000 रुपए देते हैं, लेकिन आपको मेरे यहाँ कार्य करना होगा। कहा क्यों करना होगा? वो इसलिए करना होगा कि जब तक आप हमारा कर्ज नहीं चुका देंगे तब तक आपको मेरे यहाँ कार्य करना होगा। उसने कहा ठीक है। अब चूंकि था क्या कि उसने 50,000 लिया, उसके बाद उसका वो ब्याज लग रहा था, और वो ब्याज पर भी ब्याज, जिसको कहें कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज चलता था। तो वो पूरी जिंदगी उसकी बीत जाती थी। वो काम करता था, उसकी बीवी काम करती थी, उसके बच्चे काम करते थे, फिर बच्चों के बच्चे होते थे, वो काम करते थे। तो इसी को कहा गया बंधुआ मजदूरी। तो होता गया था कि ये जो बड़े बड़े साहूकार हुआ करते थे, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कर्ज लिया, उसके 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों में एक बहुत हट्टा कट्टा, और हट्टा कट्टे का मतलब ये है कि खूब मोटा ताजा तंदुरुस्त, एकदम अच्छी पर्सनालिटी, ताकतवर जिसको कहें कि खूब शरीर मोटा ताजा है, तो वो उस 4 बच्चों में है। तो क्या करते थे, वो कहते थे ठीक है, आपका इतना ब्याज हो चुका है, आपने 50,000 लिया था और आपका 1.5 लाख हो चुका है पैसा, यानी कि 1 लाख आप पे कर्ज हो चुका है, तो इसके बदले में आपके इस बच्चे को बेच दूंगा। और उस बच्चे को ले जा करके वहां बंगाल में मंडी लगा करती थी, और वहीं पर राजा महाराजा या उनसे भी बड़े बड़े अमीर उनको खरीद लिया करते थे। और खरीदने के फायदे क्या थे कि क्या मजदूर नहीं थे? जी नहीं, मजदूरी करते तो उनको पर डे एक अच्छी रकम पे करनी पड़ती। ठीक है, जैसे अभी हमारे यहाँ अगर मकान की जुराई हो रही है, मकान बन रहा है, तो 700-800 रुपए एक मिस्त्री लेकर के जाता है, और जो लेबर भी, मजदूर भी आता है, वो भी 300-400 रुपए लेकर के जाता है। तो ये आपको पर डे पे करने पड़ते। लेकिन राजा महाराजा एक बार खरीद लेते थे दासों को, और या फिर बहुत बड़े अमीर लोग खरीद लिया, तो करना क्या पड़ता था कि वही सूखी रोटी, बची खुची रोटी जो थी, रूखी सूखी, वो सुबह शाम उस बच्चे को खिलाई जाती थी, और उससे काम उसकी क्षमता से अधिक लिया जाता था। तो वो जो बंगाल में जो निर्यात होता था दासों का, विदेशी लोग ले ले करके जाते थे। अभी हम आपको जब हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि खिलजी किसका गुलाम था। ठीक है, तो इल्तुतमिश किसका गुलाम था। तो ये सब चीजें हम आपको बताएंगे आगे चल के। खैर अभी बहुत ज्यादा हिस्ट्री उनको नहीं आना था। तो बंगाल में जो निर्यात होता था उसका जो अंत किया गया था वो सन 1789 में किया गया था। आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट की। चलिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, 1853 का 1853 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें क्या किया गया, इसमें कहा गया कि भैया जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, परिषद की जो परिषद थी, इसमें 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़ दिए गए। इसमें जो थे वो 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए, नहीं 6 सदस्य कर दिए गए, माफ कीजिएगा, 6 सदस्य कर दिए गए परिषद में। और कितने अतिरिक्त जोड़े गए? तो 2 अतिरिक्त जो है वो सदस्य जोड़ दिए गए।
एक सेकंड लिंक डाल लेते हैं। ठीक है, और इसे ही इसमें कितने अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए। ठीक है, दरअसल इंक मुझे कुछ कम मालूम पड़ी तो इंक डालने लगे थे। ठीक है, हाँ 1853 में क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, देखिए धीरे धीरे इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, और पहले 3 थे, फिर 4 किए गए, चौथा जोड़ा गया। उसमें कहा गया कि ये जो चौथा सदस्य जोड़ा गया ये कानून का ज्ञाता होना चाहिए, यानी कि लॉ होल्डर हो। फिर अब 2 सदस्य और इसमें जोड़ दिए गए, और इसी को कहा गया केंद्रीय विधान परिषद। इसी को केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। फिर इसमें कहा गया कि सिविल सेवकों की जो भर्ती, सिविल सेवकों की भर्ती जो है उसकी शुरुआत प्रतियोगिता के आधार पर कर दी गई। ठीक है, यानी कि जो सिविल सेवा में जो भी भर्तियां होंगी वो प्रतियोगिता के आधार पर होंगी। ठीक है, फिर इसमें क्या किया गया कि वीओडी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या घटा दी गई, के सदस्यों की संख्या जो है वो घटा दी गई। ठीक है, सदस्यों की संख्या जो थी वो घटा दी गई, और कितनी कर दी गई, वो कर दी गई 18। और ये कहा गया कि 18 में से 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के सदस्य होंगे, ब्रिटिश क्राउन द्वारा चयन किए जाएंगे, द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, ये कहा गया। ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट में सिर्फ इतना ही था कि इसमें जो जीजी की जो परिषद थी इसमें 6 सदस्य कर दिए गए, पहले 3 से 4 कानून का ज्ञाता बढ़ा, और फिर उसके बाद में 2 और बढ़े, और उसी को केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। फिर सिविल सेवकों की भर्ती वो प्रतियोगिता के आधार पर शुरू कर दी गई, और वीओडी के सदस्यों की संख्या घटा दी गई, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनका कार्य क्या था, इनका कार्य था कि भैया ये व्यापारिक कार्य देखेंगे, वीओडी। और बीओसी का कार्य क्या था, बीओसी का कार्य था कि वो राजनैतिक कार्य देखेंगे। अच्छा, आप लोगों के लिए होमवर्क ये है, आप लोग बताएंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो वेतन है वो भारतीय राजकोष से किस एक्ट के तहत किया गया। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और आप लोग बताएंगे। ठीक है, अब बीओडी के सदस्यों की संख्या 18 कर दी गई। साथ ही साथ कहा गया कि 18 सदस्यों में से 6 सदस्य जो हैं वो ब्रिटिश क्राउन द्वारा यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, आज हमने इतना पढ़ लिया कि 1781 के एक्ट से लेकर के 1853 के चार्टर एक्ट तक हमने जाना। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास, या हम कहें
कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ठीक है, तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, और आई होप कि आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और अपने 4 शब्द, बहुमूल्य शब्द, जिसमें आपका प्यार, आपका सजेशन, आपके विचार कुछ भी शामिल हो सकता है, वो आप कमेंट के माध्यम से जरूर दें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय मां सरस्वती।